Hello everyone, I am Archana Mane, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ पीओटी फ्रॉम MSTIW मुंबई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5S हाउसकीपिंग एंड सेफ्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज क्लास that are explain 5S concept and its applications, define workshop safety, then causes and prevention of accidents, define housekeeping and explain its importance and elements of housekeeping. First of all, introduction of 5S. 5S is a brainchild of Hiroyuki Hirano of Japan, is widely considered as being the basis of lean manufacturing, as it is concerned with stability and standardization to bring out improved safety, quality, delivery performance and cost control. जापान के जो हिरोयुकी हिरानो है उन्होंने ये 5S कंसेप्ट इन्वेंट किया है और उनको लीन मैन्युफैक्चरिंग का बेसिस माना जाता है। उसमें स्टेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है, सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी परफॉर्मेंस और कॉस्ट कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से ओरिजिनेट हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और ये टीपीएस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एंड प्रोडक्ट फ्लो को कंट्रोल कर and generate product flow through the value stream by disciplined and focused effort on eliminating wastage। मतलब वेस्टेज को एलिमिनेट करते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ टीपीएस इज स्टेबिलिटी, दैट इज मिनिमल प्रोसेस वेरिएशन। जो रेगुलर हम प्रोसेसेस करते हैं उसमें कम से कम चेंजेस लाके उसमें स्टेबिलिटी लाना है। एंड दिस इज बीइंग अचीव्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन लाके ये सारा प्रोसेस अचीव करना है। तो ये हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 5S। अभी 5S फॉर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। 5S इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लाना है वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो लाया जा सकता है 5S सिस्टम के थ्रू। दिस 5S concept uses list of 5 Japanese word which are Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu and Shitsuke। इनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट S से ये स्टार्ट होते हैं एंड वो दे 5S क्वालिटी पैरामीटर्स आर, फर्स्ट S is sort, Seiri, then second S is set, that is Seiton, third S is shine, that is Seiso, fourth S is standardized, that is Shitsuke, and fifth S is sustain, that is Shiketsu। वन बाय वन हम देखेंगे कि what is the meaning of each S। फर्स्ट S is Seiri, that is sort। जो भी मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स हमारे पास है उसमें से हमें काम आने वाला जो भी मटेरियल है उसको साइड में करना है और अननेसेसरी आइटम्स को हमारे वर्क प्लेस से हटाना है। ओके, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सेकेंड एस है सेइटोन, दैट इज सेट, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल, हर एक मटेरियल को क्या करना है, एक प्रॉपर प्लेस देना है। ऑर्गेनाइज ऑल टूल्स, इक्विपमेंट्स, फाइल्स, डाटा, मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर क्विक इजी लोकेशन एंड यूज। इस तरह से उनको एक प्लेस देना है जिससे कि हम उसको यूज करते टाइम क्विकली हम उसको उठा सके, ले सके। और हर एक टूल इक्विपमेंट को क्या करना है, उसके लोकेशन को लेबलिंग करना है कि ये प्लेस इस मटेरियल के लिए अलॉट किया गया है। ओके, थर्ड एस इज सेइसो, दैट इज शाइन, क्लीन एंड मेंटेन सो ऑलवेज लुक लाइक न्यू। हर चीज को हमेशा ऐसे क्लीन रखो कि वो नया जैसा ही दिखे। और ये कैसे हो सकता है,
everything must be clean, tidy and neat. Clean and remove all trash, grease and dirt. हमेशा रेगुलरली जो भी डस्ट है, ग्रीस है, उनको हटाकर हर चीज को हमेशा नया दिखे ऐसे उसको क्लीन रखना है. शिकेत्सु, फोर्थ एस इज शिकेत्सु, दैट इज स्टैंडर्डाइज. मेक इट द स्टैंडर्ड एंड फॉलो द डिसिप्लिन. जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस है, दैट इज सॉर्टिंग, सेटिंग एंड क्लीनिंग. इनको क्या करना है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ही आपको डालना है और वो डिसिप्लिन फॉलो करना है. एंगेज द वर्कफोर्स टू सिस्टमेटिकली परफॉर्म स्टेप 1, 2 and 3 above daily to maintain the workplace in perfect condition as standard process. हमेशा उनको रोज के रोज ये तीनों भी चीजें करना ही है हर एक वहाँ पर काम करने वाले बंदे ने. एस्टैब्लिश शेड्यूल एंड सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर एडरेंस. और उसके लिए शेड्यूल बनाना है कि ये सारा काम, जैसे 9 o'clock अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो तो इसको आपको 5 years के लिए काम शुरू करने से पहले 10 minutes देना ही है. वो करने के बाद ही आप अगर काम स्टार्ट करते हो, ऐसा एक आप शेड्यूल ही बनाओगे तो हर रोज वो काम किया जाएगा. फिफ्थ एस इज शिकेत्सु, दैट इज सस्टेन. That is audit the system and improve its sustain for future. Make 5 years part of your culture. आपके काम का 5 years को एक पार्ट बनाना है, मतलब उसके सिवा आपको काम स्टार्ट ही नहीं करना है. Build organizational commitment so that 5 years become one of your organizational values so that everyone develops 5 years as a habit. उसको 5 years को आपको के हैबिट में ही डालना है. हर एक पर्सन ने उसको आप एज अ हैबिट उसको बनाना है कि मुझे काम करने से पहले सॉर्टिंग करना है, सेटिंग करना है, क्लीनिंग करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड इस हैबिट को मेंटेन रखना है. ओके, तो ये हो गया 5 years एंड उसका इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कशॉप सेफ्टी एंड कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स. अब जहाँ पर ट्रेनीज काम करते हैं वर्कशॉप्स में, वहाँ पर क्या होते हैं, पावर ड्रिवन मशीन्स होते हैं जो बहुत हाई स्पीड्स पे काम करते हैं. ऐसे कंडीशंस में ऐसे मशीन के आजू बाजू में काम करते वक्त वहाँ पॉसिबिलिटीज होते हैं एक्सीडेंट्स होने के. एक्सीडेंट्स होने के काजेस होते हैं जैसे कि इग्नोरेंस है, केयरलेसनेस है, फटीग है, इम्प्रॉपर क्लोथिंग है. ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं. तो एक इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक उस स्टेप को मतलब उसने हर एक वो स्टेप लेनी चाहिए जिससे कि ये एक्सीडेंट्स ना हो. ओके, अगर ट्रेनीज को ऐसे अनसेफ एटमॉस्फेयर में हम काम करने के लिए बोलेंगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. इसीलिए हेंस द सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेनिंग वर्कशॉप. ट्रेनिंग वर्कशॉप में इसीलिए क्या होता है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये कॉजेस ह्यूमन कॉजेस हो सकते हैं, मशीनरी कॉजेस होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ कॉजेस भी हो सकते हैं. इसीलिए जब भी वर्कशॉप लेआउट बनाया जाता है तब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वर्कशॉप का लेआउट होना चाहिए. देन अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स. इन एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में उनको नॉलेज देना चाहिए. वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हासिल मतलब दिया जा सकता है. देन बाय क्रिएटिंग सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर. जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है वो सेफ होना चाहिए. देन द पोस्टर्स कंटेनिंग इम्पोर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस कैन बी डिस्प्लेड अलॉन्ग विद द हेवी मशीन्स. हेवी मशीन्स के बाजू में ऐसे पोस्टर्स लगाओ जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, जिसको पढ़ के काम करने वाला समझ में आएगा काम करने वालों की यहाँ पर कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं. देन फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, इनको भी प्रॉपर प्लेस पे रखना है. देन सेफ्टी स्लोगन्स यूज करने हैं. ये सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए.
अभी यहाँ पर सेफ्टी स्लोगन्स, आप काम कर रहे हो, खेल रहे हो, घर पे हो या बाहर कहीं पर भी हो, आपकी सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है। एक सेफ्टी रूल्स आर योर बेस्ट टूल्स। आपके पास कोई भी अगर सेफ्टी टूल्स भी ना हो तो भी सेफ्टी रूल्स अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किए तो वही आपके लिए एक बेस्ट टूल होता है। सेफ्टी इज अ सिंपल एज ABC। सेफ्टी क्या होता है? एक सिंपल ABC के जैसे होता है। ऑलवेज बी केयरफुल, इस ABC का मतलब है ऑलवेज बी केयरफुल। अपने आप में अगर आप केयरफुल रहोगे तो वो अपने आप आपकी सेफ्टी वहां पर फॉलो की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सेफ्टी स्लोगन्स। कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स सेफ्टी। अगर हमने अपने सेफ्टी के टूवर्ड्स हमारा जो एटीट्यूड है कैजुअल रखा तो वो हमें कैजुअलिटी में लेकर जा सकता है। एक्सीडेंट हर्ट्स एंड सेफ्टी डज नॉट। एक्सीडेंट हमें हर्ट कर सकता है, एक इंजुरी हो सकती है, बट सेफ्टी ऐसा नहीं कर सकती। अगर हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो किए तो हमें हमारे साथ एक्सीडेंट होने के चांस ही नहीं आते हैं। अ वुंड निग्लेक्टेड इज अ वुंड इन्फेक्टेड। छोटी सी जख्म को अगर हम निग्लेक्ट करते तो वो आगे जाके बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है। आपका जो काम है, डू योर वर्क विथ प्राइड बट पुट सेफ्टी इन एवरी स्ट्राइड। अपना काम पूरे प्राउड से करो कि मुझे ये काम आता है, लेकिन प्राउड फील करने के चक्कर में सेफ्टी फॉलो करना मत भूलो। हर एक काम, हर स्टेप पे सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करके ही आपको अपना काम करना है। डोंट बी फुल, यूज द प्रॉपर टूल। फूल मत बनो, प्रॉपर टूल इस्तेमाल करो काम करते वक्त। सेफ्टी स्टार्ट्स विथ S बट बिगिंस विथ U। सेफ्टी का स्पेलिंग भले ही S से स्टार्ट होता हो, लेकिन उसकी शुरुआत आपसे खुद से होती है। दीज आर सम सेफ्टी स्लोगन्स। यहाँ पर हम देखेंगे कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। कुछ कॉजेस देखेंगे कि किस किस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे कि गिरने की वजह से स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स आ सकते हैं, लिगामेंट टियर हो सकता है, बोन्स ब्रोक हो सकते हैं, बैक एंड स्पाइन इंजुरी हो सकती है, सम केसेस में डेथ भी हो सकती है। ऐसे केसेस में क्या करने हमें को अवॉइड करने के लिए, कुछ भी गिरा है तो उसको क्लीन करना है, लीकेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिरे हैं नीचे तो उसको उठाना है, उसको झाड़ू से हटाना है, क्लीन करके। एंड वियर स्लिप रेजिस्टेंट शूज, ना गिरने वाले ऐसे अलग से शूज आते हैं, वो वर्क प्लेस पे यूज करने हैं। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट ट्रिप्स। कहीं हम अटक कर ना गिरे, इसलिए क्लीन अप स्ट्रैप्स एंड बैंड्स। ऐसे कुछ स्ट्रैप्स है, बैंड्स है, वो उनको हटाना है। इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स है, उनको अलग से रखना है। देन जाने आने के रास्ते में कुछ आइटम्स नहीं रखने हैं। ड्रॉवर्स जो होते हैं वो अननेसेसरी ओपन नहीं रखने, उसको क्लोज करके रखने हैं। अदरवाइज काम करते वक्त उसको धक्का लग के भी हम गिर सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। देन कुछ सामान हम जब भी उठाते तब हमें केयरफुल रहना है। एंड जो भी टूल्स है उसको अलग से रखना है। ऊपर चढ़ते टाइम गिरना नहीं चाहिए, ऐसे प्रिवेंट फॉल्स। उसमें क्या करना है, बी केयरफुल ऑन स्टेयर्स। चढ़ते टाइम सीढ़ियों पे केयरफुल रहना है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है सेफली। देन रिप्लेस फॉल प्रोटेक्शन चेन्स और बैरियर्स। फॉल प्रोटेक्शन चेन्स एंड बैरियर्स है, वो उनकी जरूरत आने पर उनको रिप्लेस करना है। एंड यूज फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब से फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट, अगर हम इनकेस गिरते भी है तो हमें प्रोटेक्ट करने वाला से इक्विपमेंट होता है, जो हमें क्या करता है, ऊपर टंगे रहता है, हम नीचे नहीं गिरते। ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए। ओके। देन फायर प्रिवेंशन, उसमें आता है स्टोर इन फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल लिक्विड इन प्रॉपर कंटेनर। आग लगने वाले या ज्वालाग्रही जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लिक्विड्स को प्रॉपर कंटेनर में रखना है। रिएक्टिव केमिकल्स को सेपरेट रखना है। देन एक ही जगह पर ऐसे ज्वालाग्रही या फिर आग लगने वाले जो भी लिक्विड्स है उनको एक साथ
नहीं रखना है। देन कीप कंबस्टिबल अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट से ऐसे सब्सटेंसेस दूर रखने हैं। ओके, एग्जिट एंड फायर इक्विपमेंट्स, अगर आग लगती है तो उस टाइम जो एग्जिट वेज रहते हैं या फिर फायर इक्विपमेंट्स है उनको कैसे रखना चाहिए। कीप इवैक्यूएशन रूट्स क्लीन, जहां से हमें बाहर निकलने का रास्ता होता है इन केस ऑफ फायर, उनको क्या करना है, वो रास्ते क्लियर रखने हैं। डोंट ब्लॉक इमरजेंसी एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स जो होते हैं उसको ब्लॉक करके नहीं रखना है, उसको हमेशा जाने के लिए रास्ता खुला रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसी जगह पर रखो कि एक्सेसिबल हो। देन इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल पैनल्स कैन बी ओपन, इन केस ऑफ फायर, इलेक्ट्रिक फायर अगर लगती है तो ऐसे केस में मेन स्विच ऑफ करना है तो वो पैनल्स ओपन करने को आने चाहिए। देन मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी के बारे में यहाँ पर कीप द एरिया अराउंड द मशीन, मशीन के आजू बाजू का एरिया क्लियर रखना है। मशीन यूज करने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना है, सारे गार्ड्स ऑपरेटिंग कंडीशन में है या नहीं देखने, लॉकआउट एंड टैग आउट प्रोसीजर फॉलो करनी है एंड मशीन्स को हमेशा क्लीन रखने हैं। लॉकआउट एंड टैग आउट में जो मशीन्स हमेशा यूज नहीं करते हैं तो उसको अलग से रखा जाता है, उन पे अलग से टैग लगाए जाते हैं। अगर जैसे यहाँ लिखा है यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन एंड डेंजर, अनसेफ, डू नॉट यूज, तो वहां पर यूज करने के लिए मतलब जाना अवॉइड करना है। केमिकल सेफ्टी, मेक श्योर कंटेनर्स आर प्रॉपरली लेबल्ड, केमिकल्स जिस भी कंटेनर में रखे हो उसमें प्रॉपरली लेबलिंग होना चाहिए और उस कंटेनर्स को इंस्पेक्ट करना है कि ऐसा कुछ वहां पर साइन तो नहीं दिख रहा है ना कि वो केमिकल डैमेज हुआ है। देन वी आर रिक्वायर्ड पीपी, आजकल हम कोरोना के केसेस में सुन रहे हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनका हमेशा यूज करना है। फॉलो वैसे ही केमिकल सेफ्टी के या जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ऐसे एरिया में काम करते वक्त हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें यूज करने हैं। फॉलो सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स, प्रॉपरली केमिकल्स को स्टोरेज करना है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है उनकी प्रॉपर जो सेफ प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करना है। क्लीन अप स्पिल्स, अगर वो कहीं पर गिरते हैं तो उनको सेम टाइम क्लीन करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हीटर्स एंड बॉयलर्स को क्लियर रखना है, कॉर्ड्स को यूज करने से पहले इंस्पेक्ट करना है, सर्किट्स और आउटलेट्स को ओवरलोड नहीं करना है, कंबस्टिबल आइटम्स को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखने हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमेशा क्लीन रखने हैं। देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इंजुरी ना हो ऐसे हमें तो उससे हमें प्रिवेंट करना है। ओके, प्रॉपर वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्लग्स एंड सॉकेट्स देन प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, गुड कंडीशन में होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल गैंगवेज शुड बी प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जहाँ पर भी हो वहाँ पर प्रॉपर गैंगवेज मतलब एक प्रॉपर जगह उसके लिए छोड़ी हुई होनी चाहिए। प्रिवेंट कट्स, बम्स एंड स्क्रैप्स, डोंट लीव ऑब्जेक्ट स्टिकिंग आउट, ऐसे कुछ चिपकने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको बाहर की तरफ या जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का या वर्किंग जो भी है वहाँ पर काम करने वाले उनका आना जाना हो ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। पैडेड हजार्ड्स, वो भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक्स्ट्रा कपड़ा है, कुछ स्वैब्स है, वो उनके अटकने से एक्सीडेंट्स होते, ऐसे नहीं रखने चाहिए। क्लीन अप ब्रोकन ग्लास इमीडिएटली, अगर टूटी हुई कांच है तो उसको सेम टाइम क्लीन करना है। ब्लेड्स एंड शार्प टूल्स को प्रॉपरली स्टोर करना है एंड प्रॉपरली ओल्ड ब्लेड्स को प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है एंड हमेशा यूज करने वाले जो भी नाइव्स है उनको प्रॉपरली कवर करके रखना है जिससे कि वो उसकी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स ना हो। नाउ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का हाउसकीपिंग कैसे किया जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को एवरी यूज से पहले इंस्पेक्ट करना है, उनको रेगुलरली क्लीन करना है, उनको प्रॉपरली स्टोर करना है और जब भी जरूरत पड़े उनको रिप्लेस करना है।
देन यूज द राइट इक्विपमेंट फॉर हाउसकीपिंग टास्क। हाउसकीपिंग टास्क के लिए जब भी किया जाता है तब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने, ब्रूम्स, वैक्यूम क्लीनर्स, मॉप्स, स्पॉन्जेस उनका यूज करना चाहिए, क्लीनिंग रैग्स यूज करने चाहिए, क्लीनिंग कंपाउंड्स, इन सारे चीजों का इस्तेमाल करते हुए ही हाउसकीपिंग का काम करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी सिस्टम के बारे में बताया। बड़ी सिस्टम वो है कि कुछ हजार्डस मटेरियल जिसमें बहुत डेंजरस कंडीशन में काम किया जाता है, उसमें बताया गया है कि बी सेफ, डोंट बी अलोन व्हेन वर्किंग विथ हजार्डस मटेरियल और इन डेंजरस वर्क कंडीशन, योर लाइफ कैन डिपेंड ऑन इट। जब भी आप ऐसे जगह पर काम करते हो तब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा वहां पर किसी एक पर्सन को साथ में लेकर जाना है, एंड नोटिफाई समवन दैट यू आर इन देयर, एंड किसी को बता कर जाना है कि मैं वहां पर जा रहा हूँ और मुझे इतना टाइम लगने वाला हूँ, मेरा इतने टाइम का काम है, और उनको ध्यान रखने के लिए कहना है कि इनकेस अगर मेरा वो टाइम बढ़ता है, एस्टिमेटेड जो भी टाइम है, तो वो आके चेक कर सके कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके, ये है बड़ी सिस्टम। नेक्स्ट है लिफ्ट एंड कैरी सेफली। जब भी कुछ सामान उठाया जाता है और कैरी किया जाता है तो क्या करना है, चेक योर रूट ऑफ ट्रैवल। जिस रास्ते से आप जाना चाहते हो, जाने वाले हो, उसको चेक करो। होल्ड करते वक्त प्रॉपरली होल्ड करना है। देन लिफ्ट विथ योर लेग्स नॉट योर बैक। बैक को बेंड करते हुए नहीं, बल्कि अपने लेग्स को बेंड करते हुए जो भी हेवी मटेरियल है उसको उठाना है। एंड मेक श्योर यू कैन सी ओवर द ऑब्जेक्ट यू आर कैरिंग। जो भी आप ऑब्जेक्ट कैरी कर रहे हो उसके ऊपर से आप आगे का देख पा रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। वॉच वेयर यू आर गोइंग, एंड आप कहाँ जा रहे हो ये आपको दिखना चाहिए। गुड पर्सनल हाउसकीपिंग एडिशनली यहाँ पर बताया गया है कि आप प्रॉपरली खाना खाओ और रेगुलरली एक्सरसाइज करो। इनफ स्लीप मतलब मिलनी चाहिए आपको, रिलैक्सेशन के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए। एंड नेवर वर्क और ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स या फिर ड्रग्स लेने के बाद आपको ड्राइव या काम नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल जो भी हाउसकीपिंग है इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाउसकीपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हाउसकीपिंग। पीपल कैन लिव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इंसान जो है वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रह लेता है, बट एक डिसेंट एनवायरनमेंट में अगर वो रहना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या एक हैबिट होनी चाहिए गुड हाउसकीपिंग की। उसी तरह ट्रेनिंग जो है किसी भी कंडीशन में दी जा सकती है, बट अगर आप वो ट्रेनिंग को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में दोगे तो उससे क्या होता है, बेटर स्टूडेंट्स आप क्रिएट कर पाओगे और जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव होगी। इसीलिए क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग is possible only when the trainer adopts the principle of good housekeeping. पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लर्निंग के लिए क्रिएट करना एक इंस्ट्रक्टर जब वो गुड हाउसकीपिंग का अडॉप्ट करता है तब भी पॉसिबल है। मतलब पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर ने गुड हाउसकीपिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। सो गुड हाउसकीपिंग इज व्हाट is creating and providing sufficient facilities for positive and active learning. Positive and active learning के लिए क्या करना है, sufficient facilities provide करनी है। अगर किसी घर में घर के जो भी फर्नीचर्स है, अदर आइटम्स है, प्रॉपरली रखे हुए हैं और हर किसी को जिसको वो चाहिए आइटम्स वो जिस टाइम पे चाहिए वो प्रॉपरली मिल रहे हैं, तो उस घर में जिसने भी वो घर को अरेंज किया है तो क्या कहा जाता है कि उस पर्सन को ही हैज हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ हाउसकीपिंग। उनको हाउसकीपिंग का प्रॉपर नॉलेज है, गुड नॉलेज है, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह सो गुड हाउसकीपिंग मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग इन प्रॉपर वे। इसीलिए गुड हाउसकीपिंग का मतलब क्या है, हर एक चीज को
एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर वे में रखा होना, दैट इज कॉल्ड गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग इज द की टू सेफ्टी। और ये गुड हाउसकीपिंग हमारे सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अननेसेसरी हम किसी एक चीज को ढूंढने के लिए जाती तो दूसरी चीज हमारे हाथ में आती है, बहुत सारी चीजें गिर जाती है, अननेसेसरी काम बढ़ता है, टाइम वेस्टेज होता है। ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए और हमारे सेफ्टी के लिए भी गुड हाउसकीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ ये गुड हाउसकीपिंग के एलिमेंट्स क्या है? सबसे फर्स्ट आता है क्लीनलीनेस। Trainees will not have interest to undergo the training if the place of work or the place where the training is imparted is untidy. जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो प्लेस अगर क्लीन ना हो तो ट्रेनीज का सीखने का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता सीखने में। इसीलिए जहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो प्लेस क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। जो फ्लोर्स है उसमें ऑयल, ग्रीस, वाटर, स्लिपरी थिंग्स ऐसे नहीं होने चाहिए। जो फ्लोर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है जो मशीन्स उस पे माउंट किए हैं वो एक लेवल में है और उसके मूवमेंट करने के बाद एंड आल्सो फॉर द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, उसके आजू बाजू में काम करने वाले जो भी पर्सन्स है या मशीन पे काम करते वक्त जो भी मटेरियल लगने वाले हैं उनके मूवमेंट के लिए आसानी हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। इसलिए फ्लोर का मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। प्लेसिंग ऑफ मशीन। मशीनरी आइटम्स मस्ट बी प्लेस्ड प्रॉपरली। जो मशीनरीज है उनको प्रॉपरली प्लेस किया होना चाहिए। इन रनिंग कंडीशन द मशीन शुड नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू द पर्सन टू द मूविंग अराउंड द मशीन। जब मशीन रन हो रही हो तो उस वक्त उस मशीन पे काम करने वाले पर्सन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। सो केयर शुड बी टेकन टू सी दैट हेवी इक्विपमेंट्स हैज प्रॉपर फाउंडेशन। तो इसीलिए जो भी हेवी मशीन्स है उनको माउंट करने से पहले, एक जगह पर फिक्स करने से पहले उस जगह पर उनके लिए प्रॉपर फाउंडेशन होना चाहिए। एंड ओवर क्राउडिंग इन वन प्लेस इज टू बी अवॉइडेड। एक ही जगह पर बहुत सारा मतलब ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना है। नेक्स्ट है गैंगवेज। फॉर द मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल प्रॉपर गैंगवेज एंड स्टोरेज स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड। मैन एंड मटेरियल के प्रॉपर मूवमेंट के लिए गैंगवेज प्रोवाइड किए होने चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम विड्थ एज रिक्वायर्ड एंड शुड बी मार्क्ड विद सुटेबल कलर। जो भी वहाँ पर मटेरियल लगते हैं, कितने पर्सन्स का वहाँ पर आना जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वहाँ पर प्रॉपर विड्थ होनी चाहिए और उसका मार्किंग येलो या व्हाइट प्रिंटेड लाइन से होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है शॉप फ्लोर का। तो देखिए यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर मशीन के सामने काम करने वाले पर्सन को खड़े रहने के लिए ये मार्किंग किया है। एंड ये जो बीच का रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैन एंड मशीन के मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया हुआ वे है। ओके, और इसको कैसे येलो टेप से मार्किंग किया हुआ है। नाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इंस्ट्रक्टर को जो भी सामान मिलता है स्टोर से उसने क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। एक्सप्लोजिव इन्फ्लेमेबल आइटम्स है उनको एक डिस्टेंस पे अलग से रखने चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। और स्टोर किए हुए आइटम्स ऐसे हो कि जब भी जरूरत पड़े जिस टाइम पे तो वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल। स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने से पहले कलेक्ट करने हैं। कुछ मेटल स्क्रैप्स होते हैं तो उसको हम फाइंड आउट करना है कि इसको कोई परचेस करने वाला एजेंट है क्या, विच में बी यूजफुल फॉर देम, जो उनको यूज किया जा सकता है। वेस्ट आइटम्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन प्रॉपर मैनर। वेस्ट आइटम्स जो है उनको प्रॉपर मैनर में डिस्पोज ऑफ करना है।
इनकेस आपने मेटल स्क्रैप को ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दिया और उस पर्सन ने ध्यान न देते हुए कहीं और फेंक दिया, तो वो आगे दूसरे किसी को क्या कर सकता है, इंजुरी या ऐसा कुछ उनको लग सकते हैं ये मेटल के आइटम्स। इसीलिए जो भी आप वेस्ट आइटम डिस्पोज कर रहे हो उनको प्रॉपर मैनर में डिस्पोज करना है। देन नेक्स्ट आता है लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग की जरूरत होती है। मोस्टली प्रेफरेंस देना चाहिए नेचुरल लाइट को। नेचुरल लाइट अगर इनसफिशिएंट है तो इस केस में ट्यूबलाइट्स का यूज करना चाहिए। ट्यूबलाइट का यूज करते हुए जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा या बहुत डल नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉपर लाइटिंग क्या करती है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करती है और काम का स्पीड भी बढ़ाती है। वेंटिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए, इसीलिए फैंस का और नेचुरल वेंटिलेटर्स का यूज करना चाहिए। कलर डायनामिक्स, कलर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्कशॉप में। प्रॉपर यूज ऑफ कलर इन वर्क प्लेस इक्विपमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। वर्क प्लेस पे प्रॉपर कलर का यूज होना चाहिए। जैसे लाइट कलर क्या करता है, प्लीजेंट एटमॉस्फियर क्रिएट करता है। सीलिंग जो होते हैं वो हमेशा व्हाइट कलर में कलर होने चाहिए। वॉल्स जो होते हैं वो लाइट कलर में होने चाहिए। मशीनरी इक्विपमेंट्स जो है ऑलिव ग्रीन कलर में कलर हुए होने चाहिए, जिससे कि हमें देख के ही हम पता चले कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और किस लिए है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है कि जब भी रेड बल्ब ग्लो करता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि हमें स्टॉप होना है। येलो बल्ब ग्लो करता है तो दैट मीन्स बी रेडी और अलर्ट, ओके। एंड व्हेन ग्रीन बल्ब ग्लोज इट मीन्स प्रोसीड और गो, ओके। इस तरह से कलर का प्रॉपर यूज होना चाहिए वर्कशॉप्स में। की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग क्या करता है, वर्क प्लेस पे फायर्स और एक्सीडेंट्स ना हो उनको प्रिवेंट करता है। कीपिंग द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन एंड सेफ इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क प्लेस को नीट, क्लीन एंड सेफ रखना ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। देन इलिमिनेट और रिपोर्ट, अगर आपको कहीं पर लगता है कि कुछ हजार्डस आइटम या फिर इससे आगे जाके कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा आपने कहीं पर देखा, तो वो आप उसको इलिमिनेट करो या फिर प्रॉपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। देन क्लीन अप प्लान्स, क्लीन अप प्लान्स कैसे बनाना है। क्लीन अप प्लान इज अ पार्ट ऑफ रूटीन वर्क। क्लीनिंग जो काम है उसको आपको रूटीन वर्क में लाना है। और किसी को एक पनिशमेंट दिया है और पनिशमेंट के तौर पे उससे क्लीनिंग करवा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीन अप प्लान ड्रॉन विथ कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए, क्लीन अप जो है या क्लीनिंग का काम है स्टूडेंट्स की हेल्प लेके करना चाहिए। और नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे के लिए जिनको भी आपने असाइन किया है क्लीनिंग का काम, उनका बोर्ड पे नाम लगा के रखना चाहिए, ताकि वो उनका भी बार बार वहां पर ध्यान जाएगा तो कल मुझे क्लीनिंग का काम करना, ये उनको याद आएगा, उनको अलग से याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट एंड गुड वर्क डन बाय ट्रेनिंग, अगर कोई अलग से कुछ अच्छा काम करता है तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फर्स्ट एड्स, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हर एक इंस्टीट्यूट में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे यूज करना है, अगर फायर लगती है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे मतलब ब्रेक करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में एज अ एक्सटिंग्विशर एजेंट। अदर भी कुछ एजेंट्स है जिनका एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट यूज किया जाता है, दैट आर कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडा, एसिड, फोम एंड सैंड। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का पिक्चर है। नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर पे लिखा होता है कि वो कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। फर्स्ट एड बॉक्स,
ये सारे जितने भी अभी तक बताए गए, ये सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर इनकेस कुछ एक्सीडेंट या इंजरी होता है तो हर एक इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए कि डॉक्टर के आने का इंतजार ना करते हुए जिस किसी को भी इंजरी हुई है उसको इमीडिएटली ट्रीट करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। और वो फर्स्ट एड बॉक्स कैसा यूज करना है, उसमें जो भी मटेरियल्स है वो सारे के सारे मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड ट्रेनी मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन हाउ टू यूज इट इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो उसको कैसे यूज करना चाहिए ये ट्रेनीज को भी बताना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू लोकेट द बॉक्स इन प्लेस वेयर पीपल कैन हैव इजी एक्सेस, और ऐसी जगह पर उसको रखना है जहाँ पर ट्रेनीज जहाँ से वो ले सके। ओके, अदरवाइज उसको आपने लॉक एंड की में रखा कि कहीं पर रखी, और इन केस ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, किसी को इंजरी हो गई और इंस्ट्रक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है या फिर छुट्टी पे है, तो वैसे केस में उस फर्स्ट एड बॉक्स का कुछ यूज ही नहीं है, तो एक्सेसिबल होना चाहिए टू ट्रेनीज। Training workshop should be designed keeping in view of all the above aspects to make it an ideal place for imparting training. इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए क्या करना है, ट्रेनिंग वर्कशॉप को डिजाइन करना चाहिए जिससे कि वो एक आइडियल प्लेस बने फॉर imparting the training. Okay, now here some safety and signboards बताए हुए, जैसे सेफ्टी ग्लव्स है, देन ग्लासेस है, देन कैप है, देन अगर बहुत नॉइजी एरिया में जा रहे हो तो आपके कान के प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करना है उसका सिंबल दिखाया है, मास्क बताया है, देन टॉक्सिक हजार्ड का सिंबल, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, देन रिस्क ऑफ फायर, corrosive substances, risk of explosion, risk of electric shock and general warning, risk of danger. Okay, ये सारे symbols है। okay, तो आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने 5S कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस देखे, वर्कशॉप सेफ्टी देखी, कॉजेस एंड प्रिवेंशंस ऑफ एक्सीडेंट्स देखे, देन हाउसकीपिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ हाउसकीपिंग। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम टू लिसन माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।